गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर कॉमर्स। हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं इस समय, और जनरल में हम लोग की एडवांस एंट्रियां आ रही हैं। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 अकाउंट और उसके रूल्स, और सिंपल एंट्रियां जैसे गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, कैश रिसीव, कैश पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट रिसीव, बिजनेस स्टार्टेड, गुड्स रिटर्न बाई या गुड्स रिटर्न टू, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ एडवांस एंट्रियों की तरफ देखा, जिसमें सबसे पहले बात आती थी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, जिसकी थ्योरी भी आपको मिल गई है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की। तो इसके बाद हम लोगों ने थोड़े से और एडवांस एंट्रियों को भी देखा, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैड डेब्ट रिकवर्ड। फिर बैंक के बारे में कुछ एंट्रियां हुई, कैसे कैश डिपॉजिट होता है, कैसे कैश विड्रॉ होता है, तो क्या एंट्री होती है, गुड्स सोल्ड करते हैं अगर चेक रिसीव होता है, तो अगर चेक से पेमेंट करते हैं। अब उसी रेफरेंस में हम लोग थोड़े से और नई चीज़ों को सीखेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और आपके लिए यही बेहतर होगा, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। अभी हम लोग एंट्री जो सॉल्व कर रहे हैं जिस बुक से, आपके पास वो बुक्स अभी अवेलेबल नहीं हो पाई होंगी, तो इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। आप जब क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, आप अपना वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कर सकते हैं जब तक आपके पास बुक्स नहीं है। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उसमें से कुछ एंट्रियां आपको समझने के लायक हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। January 5, purchase goods for cash 10,000 and spent 200 for their carriage. Purchase machinery for cash 50,000 and spent 500 for its carriage. Paid 20,000 for cement, 10,000 for timber, 5,000 as wages for the construction for building. और January 17 को है, purchase an old machinery 20,000, spent 2,500 on its immediate repair. और लास्ट है, paid 500 for repairing some other machinery. तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और आप इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लेना चाहिए। आपकी कॉपी पे क्वेश्चन आ जाएगा जब तक आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग जरा से नई चीज़ समझेंगे। यूँ तो आपके पास जब हम लोग का कोर्स आगे होगा तो आपके पास एक नया चैप्टर आएगा जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। लेकिन थोड़ी सी 2 मिनट की बात है, हम लोग इसको जरा समझेंगे। ये जो एक्सपेंडिचर होता है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को आप पहले समझो, एक्सपेंडिचर होता क्या है। एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि आपको जो एक्सपेंस करना है और जो एक्सपेंस कर चुकी, सभी को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सपोज करो तुम किसी शोरूम में गए कोई सामान लेने, आप फ्रिज लेने गए, तो आपने फ्रिज ले लिया फुल पेमेंट करके, और आपको लगा कि एक एलईडी दिख रही है और अच्छी है, सस्ती है, ऑफर में भी है, तो हम इसे भी ले लेते तो अच्छा होता। लेकिन आपके पास अभी पूरे पैसे नहीं है, आपने फ्रिज का फुल पेमेंट कर दिया और टीवी खरीदना है एलईडी, और वो 50,000 की है और आपके पास अभी 15,000 ही है केवल। तो आपने बोला भैया टीवी तो पसंद है, ये जरूरी भी है, लेकिन अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, आपके घर हम होम डिलीवरी अभी फ्रिज की कराएंगे तो आपका घर दिख जाएगा, आप हमें अपने सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और 15,000 एडवांस जमा कर दीजिए, टीवी ले जाइए, आपके घर में भिजवा देते हैं, बाकी पैसे आप हमें बाद में दे देना। तो आपने 15,000 उसको पे कर दिया और एलईडी आपके घर आ गई। तो अगर हम आपसे पूछेंगे, अरे भाई एलईडी लिए हो, कितने की है, तो बोलोगे 50,000 की। तो मैं तो यही समझूंगा कि आप 50,000 पे किए। आप बोलेंगे अरे नहीं, लेकिन सर आप ये मत समझिए, वो 15,000 रुपये थे मेरे पास और बाकी 35,000 रुपये भी इसको देने हैं। 15,000 रुपये तुमने पे किया, उसे पेमेंट बोलेंगे, और 35,000 रुपये देना है, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। लेकिन जो 35,000 देना है और जो 15,000 दे दिए, टोटल ऐड करके उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर।
यानी एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जिसमें जो आपको पे करना है, टू पे, यानी हम उसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं, और जो आपने पेड कर दिया सबको इंक्लूड करके बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा जो एक्सपेंडिचर है ये टू टाइप्स का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम आपसे ये बोल दें कि जितनी सारी एंट्रियां बनती हैं सब इसी के प्रिंसिपल पे बेस है, फिर आपको ये लगेगा कि अब तो ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको एंट्री नहीं आएगी, और हमें एंट्री नहीं आ रही है वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बात सही है कि जब ये चैप्टर आएगा तो हम लोग जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी होगी, उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, उसकी ज्यादा थ्योरियां हैं, आपकी ही बुक्स में है, कोई भी राइटर की बुक्स होगी, ये चैप्टर हर राइटर के बुक्स में होता है क्योंकि ये जरूरी होती है, ये अकाउंटेंसी की एक नीड है जनरल एंट्री प्रिपेयरिंग के लिए। लेकिन अभी आपको हम जितना बताएंगे उससे आपका काम चल जाएगा और उतने से आपकी एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और आपकी एंट्रियां कभी गलत नहीं होंगी। तो आप पहले इन बातों को समझ लीजिए। हम एंट्री बनाते हैं तो आपके घर एक स्कूटी आई, स्कूटी खरीदे, स्कूटी शोरूम में रखी हुई है, आपने बोला कितने का, उन्होंने बोला भाई ये 65,000 की है। तो आपने कहा अच्छा तो ठीक है, फिर ये बताइए ऑन रोड कितने की आएगी, क्योंकि आपको पता ही है ऑन रोड एक वर्ड होता है कि जब वो स्कूटी शोरूम से नीचे रोड पर उतरेगी तो कितना पैसा पे होगा। तो आपने उससे पूछा भाई 65,000 की है, तो जब हम ऑन रोड उसको लेंगे तो कितने की आएगी। तो उसने कहा कि 65,000 की है और आप क्या क्या इसमें लेंगे। तो आपने बोला भाई एक वो मैट लगा दो, एक सीट कवर लगा दो, और ये वो जो भी एक्सेसरीज कुछ अच्छी चीजें लगी आपको सब लगा दो। उसके बाद उसने कहा ठीक है, आरटीओ का रजिस्ट्रेशन का इतना और इतना इंश्योरेंस का, तो सब उसने ऐड किया। बोला 72,000 आप पे करेंगे, स्कूटी अपने घर लेके चले जाएंगे। तो ये जो 7,000 आपने एक्स्ट्रा दिया, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा नेक्स्ट डे भाई स्कूटी नहीं लिए हो क्या, तो बोलोगे हाँ, अरे कितने की आई, तो आप बताएंगे 72,000 की। ठीक है, आपकी स्कूटी चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। 10 दिन के बाद उसके टायर पंचर हो गए, तो पंचर आपने बनवाए, ट्यूबलेस टायर था, 100 रुपए लग गए रिपेयरिंग के, वो टायर बड़ा पंचर बना। फिर यदि मैं मिला आपसे 20 दिन के बाद, अरे भाई 72,000 रुपए की स्कूटी ली हो, क्या बात है, एकदम चल रही है बढ़िया से, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे नहीं सर अब तो वो 72,100 रुपए की हो गई क्योंकि 100 रुपए का पंचर बनवाए, क्योंकि पंचर की काश उसमें ऐड नहीं करोगे। लेकिन तुम एक दिन जाओ वहां पे और बोलो, जब इंडिकेटर देते हैं तो बीप की आवाज आती है और वो 150 रुपए का मैंने लगवाया है, तब आप ये जरूर बोलोगे कि मेरी स्कूटी 72,150 की पड़ी है, मैंने बीप की आवाज वाला अच्छा सा मैंने उसमें लगवा लिया है। यानी जब भी तुम कोई पैसे एक्सपेंस करते हो और वो पैसे उस एसेट्स को की वैल्यू को बढ़ाता है, यानी उस एसेट्स को अचीव करने के लिए कोई खर्च करते हो, उस एसेट्स की इंक्रीज करने के लिए कोई पैसे खर्च करते हो, तो वो एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी। और आपने जो 100 रुपए का पंचर बनवाया तो स्कूटी खराब हो गई थी, ढकेल के ले जा रहे थे तो पहले जैसी हो गई, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ स्कूटी में, स्कूटी पंचर हो गई, थोड़ी दूर ढकेल के ले गए, फिर बस सही करवाए तो पहले जैसे कंडीशन में आ गई। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी किसी एसेट्स को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंस आता है। अब आप बार बार स्कूटी में पेट्रोल डलाएंगे, 2-3 महीने में सर्विसिंग कराएंगे, तो उससे क्या उसकी कास्ट बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो एसेट्स को मेंटेन कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक एग्जांपल और समझते हैं। आपके घर में डिश टीवी लग गई, छतरी वाले जो,
तो उन्होंने बोला भाई 1500 रुपये का है और हम आपको 5 मीटर वायर भी देंगे। तो 15 मीटर 5 मीटर वायर और 1500 रुपये दीजिएगा तो आपको ये सामान छतरी और 5 मीटर तार मिल जाएगा। उनका इंजीनियर आया आपके घर लगाने के लिए, तो उसने कहा, अरे आपका घर तो 4th फ्लोर पे है, तो 4th फ्लोर पे लगेगा तो आपको 10 मीटर वायर और लेना पड़ेगा, और आपके घर कोई लिफ्ट तो लगी नहीं है, सीढ़ियों से आए गए, बहुत थक गए, हमको 300 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, बहुत मेहनत की है। तो 10 मीटर वायर का अगर उसने 10 मीटर वायर का अगर उसने 500 रुपये ले लिए और 300 रुपये ये ले लिया उसने एक्स्ट्रा पैसे, तो 5 और 3 800 और 15 2300 रुपये। शाम को हमने पूछा, अरे भाई वो डिश टीवी लगवाए हो तो छतरी वाला तो कितना लगा? तो आप बोलेंगे 2300 लगा, क्योंकि वो सारे एक्सपेंस उस पर खर्च हो रहे थे। लेकिन जब हर महीने रिचार्ज कराओगे तो क्या तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी क्या? तो हर महीने रिचार्ज कराओगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1500 के बाद 300 और 500 और देना पड़ा, यानी 800 रुपये, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस बात को हम कैसे जनरल एंट्री में एक्सप्लेन करेंगे? तो जैसे तुमने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग में जो तुमने बिल्डिंग को फिर मेंटेन कराया, डोर वगैरह पॉलिश कराया, पेंट कराया, ये सारे खर्चे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन उसके बाद जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, उसके बाद हर साल रेनोवेट थोड़े बहुत करा देते हो, उससे बिल्डिंग केवल पहले जैसी हो जाती है, क्योंकि 1 2 साल 3 साल तक रहते रहते पुरानी हो गई थी, तो थोड़ा मेंटेन करवा दिए, तो जब बिल्डिंग परचेज किए तो उसके जैसी हो गई, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। तब लिखोगे रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी कंक्लूजन ये निकला, जब भी कोई एक्सपेंस एसेट्स पे होता है जिससे एसेट्स की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसकी एंट्री उस एसेट्स के नेम से होती है, बिल्डिंग हो, मशीन हो, स्कूटी हो, एलईडी हो, कुछ भी। और जब कोई एक्सपेंस उस एसेट्स को मेंटेन करने के लिए रिपेयरिंग कराना, सर्विसिंग कराना, तब उसकी एंट्री उस एक्सपेंस के नेम से होती है। तो अगर आपको लगता है कि हमें एसेट्स के नाम से एंट्री करनी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें उस एक्सपेंस के नेम से करनी है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन हम आपको दिखा चुके हैं, और उस क्वेश्चन में से कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी एंट्री हम आपको बता दे रहे हैं। तो एक एंट्री है उसमें ऐसी दिख रही है, एंट्री नंबर पहला ही, चलिए मैं पहला ही बता देता हूँ आपको, फर्स्ट वाला ही, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 स्पेंड 200 फॉर देयर कैरेज। तो आपने गुड्स खरीदा है, गुड्स एसेट्स नहीं है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और उस पर कैरेज लगा। भाई सामान खरीद के लाओगे मंडी से तो कैरेज वगैरह ठेला वाला पे लगवा के ही तो लाओगे, तो वो तो पैसा आपको देना पड़ेगा ना, तो वो एक्सपेंस हो गया 200 रुपये। तो लिखोगे कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 और 200, ये जनवरी 5 वाली एंट्री है। 10,000 200 10,000 200 नरेशन लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड कैरेज। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री में लिखा है कि परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 500 इट्स कैरेज। अब आप समझ जाएंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अब हमने एसेट्स खरीदा और उस पर कैरेज दिया, तो आपके एसेट्स की कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उस एसेट्स को नहीं खरीदते तो आपको कैरेज तो देना नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको देना पड़ेगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन रियल अकाउंट है, मशीन आ रहा है, डेबिट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस पर अगर एक्सपेंस हुआ है तो उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बीइंग परचेज मशीनरी, यहाँ परचेज एक वर्ब का काम कर रहा है, मशीन खरीदने के लिए लिखना पड़ेगा। यहाँ पे परचेज गुड्स का काम कर रहा है, जो गुड्स खरीदे हो ना, तो खुद ही एक परचेज अकाउंट है। यहाँ पे परचेज अकाउंट कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मशीन अकाउंट है। परचेज तो मैं बताओ, मैंने खरीदा है, तो परचेज तो खरीदने को तो बाई या परचेज ही तो बोलते हैं।
बेचने को तो सेल ही बोलते हैं ना, लेकिन जब वो गुड्स के रेफरेंस में आ जाएगा तब तो वो पर्टिकुलर एक अकाउंट हो जाएगा, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो बीइंग परचेज मशीनरी एंड पेड कैश। तो आप समझ गए होंगे कि जब आप कुछ गुड्स खरीदते हैं तो कोई भी अगर एक्सपेंस होता तो अलग से करते हो, लेकिन जब तुम एसेट्स खरीदते हो तो उस पर कोई एक्सपेंस होता है तो उस एसेट्स में ऐड कर देते हो। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ। अब मैं आपको बोल के बता सकता हूँ, क्वेश्चन तो आप देख चुके हो। पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर, 5,000 एट वेजेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो आपने जो सारे खर्चे किए उससे मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और पैसे ऐड कर लोगे 35,000। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एसेट्स क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट नंबर है कि परचेज ओल्ड मशीनरी 20,000, स्पेंड 20,000, 2,500 इमीडिएट रिपेयर। आप स्कूल से शाम को घर पहुंचे तो आपके पापा ठेले पे एक स्कूटी कबाड़ जैसी लेके चले आए। तो ठेले पे जब आया तो बोले पापा ये क्या लाए, तो कबाड़ लग रहा है। बोले बेटा 5,000 की मिल रही थी तो ले लिया, अभी इसको बनवा देते हैं। तो उन्होंने उसको रिपेयरिंग कराई, डेंट पेंट और सारी एक्सेसरीज लगवा दिया, 10,000 और खर्च हो गए। अब आपके हाथ में स्कूटी आ गई, बोले बेटा इसी से स्कूल जाया करो, अच्छी चल रही है। और अच्छी चल भी रही थी, दिखने में नई जैसी लग रही थी क्योंकि पेंट वगैरह हो गई थी। तो स्कूटी जो उन्होंने पुरानी वाली खरीदी वो कितने की खरीदी? 15,000 की। 5,000 में 10,000 ऐड करना पड़ेगा। करो गई, कॉमन सी बात है। आप अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखो तो आपको लगेगा हाँ सही बात है। कोई पूछेगा तो बोले अरे सेकंड हैंड स्कूटी है 15,000 की मिली है। तो उन्होंने मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। स्कूटी खरीदे, स्कूटी अकाउंट डेबिट टू कैश। जो रिपेयरिंग हुआ तो उसमें ऐड कर लोगे। तो 20,000 मशीन और 2,500, तो 22,500। लास्ट में दिया पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीन। अब एक मशीन की रिपेयर कराया, नया मशीन नहीं है, वो मेंटेन करने के लिए सही चलता रहे। तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जितनी सारी एंट्रियां होती हैं वो सभी एंट्रियां सब कुछ इसी बेस पर होती हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब अगर हम आपको ये बात बता दें कि तुम अब तक जितनी भी सारी एंट्रियां सीखे हो, बना रहे हो, उसके पीछे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लॉजिक काम करता है, तो आप सोचेंगे हम तो शुरू में पढ़े ही नहीं थे इसको और तब भी मेरी एंट्री बन गई। तो अभी पढ़ लिए तो कौन सी नई चीज हो गई? क्योंकि पहले तो हमने आपको बेस बताया, पर्सनली और नॉमिनल उसके रूल्स है, वो रूल्स यहाँ भी फॉलो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज ये आ गई कि हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो अगर हम उसको एक्सपेंस मान लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे, तब हम उसको नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। और जब हम उसको एसेट्स मान लेंगे और उस एक्सपेंस को एसेट्स में ऐड करने जाएंगे, फिर वही एक्सपेंस उस एसेट्स में इंक्लूड होने की वजह से एज ए रियल अकाउंट ट्रीट करेंगे, तो रियल के रूल्स लगाएंगे। तो हम पहले पहचान तो लें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब हम पहचान लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा ओवरलुक करते हुए, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लगा सकते हो, हम उसे छोड़ते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे और जो आपको समझना जरूरी है आप उसको ध्यान से समझिएगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपकी बुक में जो आप उसको देख रहे हो। अब आइए मैं एक नया क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक नया टॉपिक हम आपको दिखा रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 20। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। Goods 50,000 were destroyed by fire. Goods worth 18,000 were distributed as free sample. 20,000 were given away as charity in cash. Goods worth 25,000 and cash 40,000 were taken away by the proprietor for personal use. Goods worth 20,000 and cash 5,000 were given away as charity, or cash 1 lakh were stolen from the iron safe of the trader.
आप इस क्वेश्चन को वॉच करके नोट करेंगे अपनी कॉपी पे जब तक आपके पास बुक नहीं अवेलेबल हो पा रही है। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। चलिए, आपने देख लिया, नोट कर लिया होगा और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसे ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, फिर एक नई बात हम लोग समझते हैं। जो हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है वो है तो रूल से पर्सनल, रियल, नॉमिनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट परचेज एक्सपेंसेस डेबिट, सेल्स और इनकम क्रेडिट। मैं आपको अब थोड़ा पर इंक्रीज और डिक्रीज से बता रहा हूं उसको। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जब आएगा तो डेबिट करोगे, तो जब आएगा तो डेबिट करोगे तो मतलब आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज ही तो होगा। अगर कैश आ रहा है, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो अगर कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीज करने पर तुमने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अगर क्रेडिट जाएगा, अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट करोगे, तो जब जाएगा कोई चीज तो तुम्हारे पास से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो तुम समझ जाओ, रियल अकाउंट है मेरे पास, अगर इंक्रीज हो रहा हो, आ रहा हो, बढ़ रहा हो तो डेबिट, और अगर जा रहा हो तो क्रेडिट। तो कोई चीज बढ़ रही हो तो डेबिट होती है, तो घट रही हो तो क्रेडिट होगी, बट नेचुरल है। अगर हम इसको ईस्ट बोल देंगे तो इसको साउथ वेस्ट बोलना ही पड़ेगा। आप किसी भी पहाड़ी प्लेस पे कहीं भी जाइए और ऐसा हो जाए कि आप रात में पहुंचे, नाइट में पहुंचा, अंधेरा हो गया तब आप पहुंचे उस हिल स्टेशन पे, उस विलेज में, उस समुद्र के किनारे, कहीं भी, तो जब सुबह उठोगे तो आपने देखा कि सूरज तो इधर से निकल रहा है, तो बस आपने देख लिया सूरज इधर से आ रहा है। तो उसके बाद अगर मैं ये पूछूं, अच्छा जरा बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत सिंपल है, सूरज इधर से राइज हुआ है ईस्ट, अरे तो ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हो गया। आपको एक क्लू तो मिल ही गया, क्योंकि ये बात तो पता ही है भाई कि सूरज तो हमेशा राइज होता है ईस्ट में। यह सूरज जहां से निकलता है उसको ईस्ट बोलते हैं, पूरब बोलते हैं। तो पूरब पता चल गया तो पश्चिम उत्तर दक्षिण तो वही बात है कि अगर ये मालूम हो जाए कि बढ़ने को डेबिट कहते हैं तो जाहिर सी बात है घटने को क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट द रिसीवर, तो अगर वो रिसीव करता है हम डेबिट करते हैं, तो अगर देता है तो क्रेडिट करेंगे। आप लॉजिक लगा रहे हैं और लॉजिक लगाएंगे तो सही है आपके लिए, क्योंकि इंट्रियों को बार बार वो 3 स्टेप जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, और लिखो, 2 बातें पहचानो, कौन सा अकाउंट है, फिर रूल्स अप्लाई करो, हो गया। अब तुम बड़े हो गए, बच्चे नहीं हो, बहुत सीख लिए उसको। दिमाग में लॉजिक लगाओ, अच्छा बढ़ रहा है क्या, रियल अकाउंट है क्या, डेबिट होता ना, हाँ तो घटेगा तो क्रेडिट होगा, एंट्री बन गई। अच्छा रिसीव कर रहा है क्या, डेबिट है, तो दे रहा तो क्रेडिट होगा। तो आपके पास लॉजिक लग जाती है। अब ऐसे ही एक वर्ड है परचेज, तो मैंने कहा भाई परचेज क्या होता, तो आपने कहा परचेज तो नॉमिनल अकाउंट है और वो डेबिट होता है।
यानी जब जब हम खरीदेंगे तो परचेज डेबिट होगा, इंक्रीज होगा। जब तुम गुड्स खरीदोगे, अपने गोडाउन में रखोगे, तो जब जब परचेज करोगे तो परचेज डेबिट होगा। तो मैं कहूँ अच्छा, तो अगर परचेज माइनस हो जाए तब क्या होगा? तो पहले बात तो तुम ये सोचोगे परचेज तो माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमेशा खरीदा जाता, माइनस तो सेल होता है। चलिए ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मैंने ये पूछ लिया कि बेटा अगर परचेज करते हो, इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हो। ये तो नॉमिनल का रूल ही कहता है कि परचेज तो डेबिट कर रहा है, तो मैंने समझा वो तो इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने पूछ लिया। ऐसे ही मेरे मन में आया, कैसा बताओ डिक्रीज होगा तब क्या होगा? बोलोगे अरे सर सिंपल, इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, तो डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है क्रेडिट होगा। तो हमारे अकाउंटिंग के है तो तीन ही रूल्स, मतलब तीन ही अकाउंट है, और तीनों के रूल्स को हम फॉलो तो कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन जरा इस नजरिए से भी सोचो तो क्या कुछ गलत है क्या? आप इस नजरिए से भी अगर इस बात को सोच लीजिएगा तो आप कहीं फेल्योर नहीं है, आप सक्सेस होंगे। आप कहेंगे हाँ वो तो जो मैं समझ रहा हूं वो तो इस पे भी लॉजिक बैठ जा रहा है। ये अमेरिका ने बताया मुझे, ये अमेरिकन अप्रोच है। हालांकि वो ऐसे नहीं है, लेकिन अगर ये मैं आपको कॉन्सेप्ट एक दे रहा हूं तो ये कॉन्सेप्ट मुझे अमेरिका ने दिया, मॉडर्न अप्रोच, जिसकी चर्चा मैं पहले ये कर चुका हूं कि एक ब्रिटिश अप्रोच यानी इंग्लिश अप्रोच होता है और एक अमेरिकन अप्रोच होता है। उसको ट्रेडिशनल कहते हैं पर्सनल नॉमिनल को, इसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम आपको कभी बताएंगे, इसी जर्नल में ही बता के छोड़ेंगे कि अमेरिकन की क्या एंट्रियां हैं, लेकिन फिलहाल ये बातें उसी लॉजिक से आई हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया। लेकिन मैंने देखा, मैंने चेक किया, तो मैंने देखा अरे बिल्कुल सही चल रहा है। कैश आए तो डेबिट, इंक्रीज हो तो डेबिट, तो डिक्रीज हो तो क्रेडिट, रिसीवर डेबिट तो गिवर क्रेडिट, तो परचेज डेबिट तो अगर इंक्रीज है तो डेबिट, तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो आप कुछ एंट्रियां ऐसी आ जाती हैं जहां आपके मॉडर्न अप्रोच बहुत सपोर्ट करते हैं, वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने जितना सीखा, जितना समझा, आप उसको एक्सप्लेन करने के लायक हो गए। तो इस तरीके से अगर परचेज इंक्रीज होता है अगर तो डेबिट कर देते हैं, तो अगर किसी वजह से परचेज डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर देंगे। अब आप बोलेंगे डिक्रीज कैसे होगा? अब आप ही बताइए, गोडाउन में सामान रखा, चोरी हो जाए तब क्या होगा? तो जब सामान चोरी होगा तो कौन सा सामान कम हुआ, कौन सा सामान डिक्रीज हुआ? जो परचेज करके रखे थे, तो परचेज को तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। अरे सेल तो हुआ नहीं, चोर ले गया तो पैसे तो वहां रख के गया नहीं होगा कि मैं इतने रुपए का सामान ले जाऊं। अगर इसको ऐसे ही करना तो चोरी करने क्यों आता भाई? फिर तो वो आपको आता आपके दुकान के टाइम पे और सामान ले जाता, पैसे दे जाता। तो चोरी तो किया नहीं, अब वो चोरी किया है तो क्या चुराया है? जो तुम परचेज करके गोडाउन में रखे थे सेल के लिए, वही लेके चला गया, तो परचेज डिक्रीज हो गया, तो परचेज क्रेडिट हो गया। ऐसी कंडीशन कब आ जाती है कि आपका परचेज वाला सामान ही डिक्रीज हो जाए? देखो, जब लॉस हो जाए चोरी से, कभी गोडाउन में आग लग गई तो उसको बोलते हैं लॉस बाय फायर। अभी कोरोना का समय चल रहा था, तो चल रहा है, तो आपने कुछ चीजें, आपकी ग्रोसरी की शॉप है तो आपने कुछ गेहूं और चावल, दाल और तेल गरीबों में बंटवा दिया, चैरिटी। आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आपने कुछ पेन एडवर्टाइज के लिए स्टूडेंट को स्कूल से जब निकले तो गेट के बाहर आपने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया कि मेरा पेन फ्री में पहले बटेगा तो प्रचार होगा तो फिर बिकेगा ही बिकेगा। सैंपल, उसी को एडवर्टाइज कहते हैं। अब आपके पापा की दुकान है बुक्स की, आपकी एक शॉप है, मीन्स कि आपके पापा एक शॉप का मतलब बिजनेस करते हैं और वो बुक्स की शॉप है। तो आपने बोला पापा ये रजिस्टर और ये बुक्स चाहिए, तो वो खरीदने जाएंगे।
अरे वो जब जाएंगे शॉप में तो शाम को जब घर आएंगे तो वहीं से तुम्हारी लिस्ट निकाल लेंगे और पैक करा के लेते आएंगे। यानी कि अपनी दुकान, किसी की ग्रोसरी की शॉप हो तो वो कहीं और से अनाज खरीद के खाएगा, दुकान से ही तो ले जाएगा। किसी की कपड़े की दुकान हो तो कपड़ा अपने दुकान से ही तो लेगा। दवाई की दुकान हो तो दवा चाहिए घर के लिए तो दुकान से ही तो लाएगा। यानी उसने क्या किया, ड्राइंग कर लिया। अब आप सोच लीजिए कितने सारे तो गुड्स दुकान से ऐसे ही चले गए। चोरी हुआ तो चला ही गया, आग लग गई तो चला ही गया, चैरिटी में बांटे तो दुकान से चला गया, सेल नहीं हुआ तो क्या हो रहा है, जब सामान जा रहा है तो आपका परचेज डिक्रीज हो रहा है। आइए हमने आपको जो क्वेश्चन दिखाया जिसको आप आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, आप पॉज करके और हम लोग उसको जरा देखिए क्या क्या लिखा तो आप समझिए। तो लिखा था गुड्स 50,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी बुक्स का। तो लॉस बाय फायर कहते हैं और ये आपके लिए लॉस है, लॉस को डेबिट करते हो। और क्या सामान गया, वही परचेज, तो परचेज अमाउंट। गुड्स वर 18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल और 20,000 गिवन अवे चैरिटी इन कैश। तो आपने 18,000 का गुड सिंपल में दे दिया, सैंपल में बंटवा दिया। तो सैंपल भी ले सकते हो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट भी ले सकते हो टू परचेज। इसी में एक आइटम और इंक्लूड है कि उन्होंने चैरिटी तो दिया जरूर है लेकिन उन्होंने कैश में दिया, पैसा दिया है। तो कैश दिए हो, चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है। अगर गुड्स देते तो परचेज, कैश दिए हो तो कैश तो गोज आउट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से कुछ और भी है, मैं आपको बोल के सुना दे रहा हूं। गुड्स ओवर 20,000 एंड कैश 5,000 गिव ए चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, गुड्स दिए टू परचेज अकाउंट और कैश भी दिए तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश भी डिक्रीज हो रहा है। और एक और है 10,000, सॉरी एक छूट गया था, गुड्स ओवर 25,000 एंड कैश 40,000 टेकन अवे प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने ले लिया। तो अगर प्रोप्राइटर ने दुकान से गुड्स भी निकाले और कैश भी निकाले, तो अगर गुड्स और कैश दोनों निकाल रहा है तो ड्राइंग तो बोलते ही हैं, बोलेंगे तो ड्राइंग ही, क्योंकि पर्सनल यूज है। टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश। गुड्स भी डिक्रीज हुआ, कैश भी डिक्रीज हुआ। तो 25 और 40,000। इस तरीके से बच्चों कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। 1 लाख रुपए की चोरी हो गई, गुड्स नहीं चोरी हुआ, कैश चोरी हुआ। तो जब कैश चोरी हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट, उसको कहते हैं लॉस बाय थेफ्ट। लॉस हो रहा, नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू कैश डिक्रीज हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप अपने जर्नल को थोड़ा सा बड़ा करें, खूब रिवाइज करें, खूब समझे। जिसका जर्नल स्ट्रांग होगा उसके बहुत सारे चैप्टर स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर आपको जर्नल ही पढ़ना है। अभी जनरल के बेसिक रूल्स हैं, फिर ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से आ जाएंगे।
आप जनरल में फोकस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आपके लिए जरूरी है। जनरल में ज़्यादा टाइम भी लगता है प्रैक्टिस करने की वजह से, बाद के चैप्टर्स बहुत छोटे होते हैं। तो बच्चों आप इसको ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, बार बार वीडियो को सुनिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आगे चैप्टरों के लिए ईजी होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।